बच्चे लास्ट ना हमने पढ़ा था कल कि जब कोई बॉडी रोल करती है इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रोल करते हुए नीचे जब आती है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है, जब कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करते हुए नीचे आती है तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है ए, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था। इंक्लाइंड प्लेन तीन पॉसिबिलिटी होते हैं, आपको मैं तीनों फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। ये तो रोलिंग वाला केस हो गया जब बॉडी नीचे आई। दूसरा केस है कि अगर आपके पास सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस हो और बॉडी फिर रोल नहीं करेगी, फिर बॉडी क्या करेगी, स्लिप करके नीचे आएगी। इस केस में स्मूथ सरफेस में जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वैल्यू होती है जी साइन थीटा। स्मूथ वाले में जी साइन थीटा होती है। अगर आपके पास सरफेस रफ ही है, पहली बात तो ये जो पहली डायग्राम बनाई है ना, इसमें भी सरफेस रफ ही है। अगर आपके पास सरफेस रफ है लेकिन बॉडी है फ्लैट, मतलब घूम नहीं सकती है, स्लिप करेगी, जैसे स्क्वायर है, क्यूब है, ऐसे बॉडी है, फ्लैट बॉडी रखी है अपन ने, स्किप करेगी, स्लिप करेगी। स्लिप करने में जो इसकी एक्सेलरेशन बनेगी उसका फॉर्मूला होता है जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो तीसरा जो केस है उसमें बॉडी रोल नहीं कर रही, तीसरे केस में बॉडी नीचे स्लिप करके आ रही है, लेकिन सरफेस अभी भी रफ है। लेकिन इस बॉडी की बदकिस्मती ये है कि ये घूम नहीं सकती, ये स्लिप कर सकती है क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी बनाई हुई है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्यूब है, ऐसी है तो स्लिप करके नीचे आ रही है, रफ सरफेस ही है। तो ये फॉर्मूला है जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। इन तीनों के अलावा चौथा कोई और फॉर्मूला नहीं है इंक्लाइंड प्लेन के लिए एक्सेलरेशन का। ये दोनों फॉर्मूलेज आप पहले पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी आया था ये, ठीक है। और हमने कल ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, जब कोई बॉडी रोल करके नीचे आती है तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आज हमने पहले इसी के क्वेश्चन अपा करेंगे, इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे। ऑन द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ऑन द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन solid sphere solid cylinder solid sphere solid cylinder and ring, solid sphere solid cylinder and ring are placed they are released which will reach the bottom first, placed they are released which will reach the bottom first। कि भी बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा। अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे अपने पास रखा हमने, एक तो रखा सॉलिड स्फीयर। हाँ जी बोलना, दूसरी बॉडी कौन से रखी है, सॉलिड सिलेंडर। लेकिन सॉलिड सिलेंडर की एक बात बताऊँ आपको मैं, सॉलिड सिलेंडर का फेस आपको यही दिखेगा। सिलेंडर चाहे मैं बना रहा हूँ लेकिन मैं सिलेंडर ऐसे बनाऊँगा, चलो मैं इस तरह बना देता हूँ, लेकिन ये समझ लो कि ये सिलेंडर का जो फेस है ये ला दिखेगा आपको, ऐसे रोल करके नीचे आ रहा है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। तीसरी बॉडी कौन सी है, रिंग। तीनों बॉडी को हमने इकट्ठे छोड़ दिया, तीनों का सब कुछ सेम है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है। क्वेश्चन ये है कि तीनों में से घूमते घूमते सबसे पहले कौन पहुंचेगा ग्राउंड पे, तीनों में से सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा। तो बड़ी सिंपल बात ये है, तीनों में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, जिसकी क्या ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, वो पहले पहुंचेगा। रोल करके आ रहे हैं तीनों, स्लाइड नहीं कर रहे, स्लिप नहीं कर रहे, रोल करके आ रहे हैं, तो जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगी वो पहले पहुँचेगा। तो पहले मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर की। आपको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²।
दूसरी बॉडी कौन सी है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। ठीक है। तीसरी बॉडी है रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ठीक है। जो सॉलिड स्फीयर है फिर इसके लिए k²/r² कितना हो गया? 2/5। यही आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कोफिशिएंट होता है वही k²/r² होता है। जो सॉलिड सिलेंडर है इसके लिए k²/r² कितना हो गया? 1/2। जो रिंग है इसके लिए k²/r² कितना हो गया? 1। तो मैंने तीनों का k²/r² पता लगा लिया। अब अपन लिखेंगे एक्सेलरेशन। सॉलिड स्फीयर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g sin θ/1 + k²/r²। व्हाट इज k²/r²? 2/5। ठीक है ना। k²/r² की वैल्यू कितनी है? 2/5 है। सोल्व करना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारा लिख दूँ मैं? 5/7 आएगी। 5/7 g sin θ आ जाएगी एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर की। ठीक है। अगला है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की एक्सेलरेशन आ जाएगी g sin θ/1 + k²/r²। तो अगर आप सोल्व करोगे ना 2/3 g sin θ आ जाएगी। अगला है रिंग। g sin θ/2। जो रिंग है ना, रिंग के लिए अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं g sin θ/1 + k²/r² भी तो 1 है, तो ये बन जाएगी 0.5 g sin θ। अब पता नहीं चल रहा अभी कौन ज़्यादा है कौन कम, पता नहीं चल रहा। तो फ्रैक्शन दे रखी है, पता नहीं चलेगा। मैं उसको ना पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन को ना पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, फिर पता चलेगा। जैसे आपके पास ये 5/7 है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 0.71 बन जाएगा तकरीबन। 0. अप्रोक्सीमेट लिखा है मैंने ताकि कंपैरिजन करना मेरे लिए आसान हो जाए। ये कितना 2/3 है? 2/3 का मतलब हो गया 0.66 g sin θ। ठीक है। अगला 0.5 है ही, तो कंपैरिजन कर लो आप। तो सॉलिड स्फीयर, तो कहने का पता है क्या मतलब है? एक बात आपको वैसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। सॉलिड स्फीयर जो है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में सबसे कम होता है। रिंग है, डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर, सबसे कम मोमेंट इनर्शिया किसका है? सॉलिड स्फीयर का है। तो सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होगा क्या? k²/r², सबसे कम होगा, जिसके कारण सॉलिड स्फीयर बड़ी तेज़ी से घूमता है। सॉलिड स्फीयर सारों के कंपैरिजन में ना बहुत तेज़ घूमता है। रिंग है, डिस्क है, तो रेस कौन जीतेगा हर बारी? सॉलिड स्फीयर ही, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए, 3-4 बॉडी आपको दे रखी है, तो आपने पहले ये ढूंढना है क्या इसमें सॉलिड स्फीयर है। तो वो जो सॉलिड स्फीयर दिया होगा वो सबसे तेज़ घूमेगा और सबसे पहले सॉलिड स्फीयर ही पहुँचेगा हर केस में, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है। 2/5 है, बाकियों का ज़्यादा है। किसी का हाफ है, इसका 2/5 है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फिर घूम नहीं पाता कोई। अगर सरफेस स्मूथ होता फिर कोई भी घूम नहीं पाता। सबने नीचे स्लिप करना था। कितने एक्सेलरेशन से? g sin θ से। थीटा सबके लिए सेम है, थीटा सबके लिए सेम है, g सबके लिए सेम है, तो सबके सब इकट्ठे पहुँचते। फिर लिख लो ये बात। चलो क्वेश्चन अराइज हो गया। व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस क्या होता अभी? स्मूथ होता, रफ ना होता। अगर सरफेस स्मूथ होता ना तो फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया है। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? फिर g sin θ। g sin θ होता तो g तो वैसे ही फिक्स है और थीटा भी फिक्स है, सेम प्लेन है, तो सब इकट्ठे पहुँचते। फिर सब इकट्ठे पहुँचते भी। हाँ जी, क्लियर है कॉन्सेप्ट भी। तो घूमने के लिए क्या ज़रूरी है अभी? फ्रिक्शन ज़रूरी है, फ्रिक्शन के बगैर नहीं। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन
body is placed on the top of the inclined plane of angle theta. Body is placed on the top of the inclined plane of angle theta. With what velocity it reach the ground? With what velocity it reach the ground? वो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से पहुंचेगी? If it rolls without slipping. If it rolls, हाँ जी, if it rolls without slipping, मतलब क्या है इसका भी? प्योर रोल है, प्योर रोलिंग है, मतलब स्लिप नहीं कर रही, प्योर रोल कर करके आगे आ रही है। अब अगर आ जाए ना रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो मतलब क्या है, ये प्योर रोलिंग मोशन की बात चल रही है। ठीक है, तो डायग्राम अगर आप बनाए तो दिस इज़ द इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग। अब बॉडी पता नहीं केड़ी है, लिखा है कुछ, ये लिखा है कि बॉडी घूमने वाली है, रोल करने वाली बॉडी है। रोल करने वाली कुछ भी हो सकती है, सफ़ेयर, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। रोल करने वाली बॉडी है, कुछ बताया नहीं, कोई बात नहीं बताया। तो ये बॉडी कितनी हाइट पे है? h हाइट पे है। तो ये कह रहे हैं कि जब ये रोल कर करके ग्राउंड तक पहुंचेगी तो कितनी स्पीड इसकी हो चुकी होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। जब बॉडी हाइट पे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, और जैसे जैसे नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? रोलिंग किनेटिक में। अब किनेटिक एनर्जी की भी टाइप आ गई, किस में कन्वर्ट हो रही है? रोलिंग किनेटिक में। वो लगा लो, आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग किनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। रोलिंग किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में सबको याद है, हाफ एम वी स्केयर ब्रैकेट 1 + k² r²। m से m कैंसिल हो गया, 2gh अपॉन 1 + k² r² की वैल्यू कितनी आ गई? आगे v² देख लो, ये पूरी ब्रैकेट नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो v लिखना है तो क्या लिखोगे? v √2gh अपॉन 1 + k² r²। अब ये क्वेश्चन ना पेपर में आता है 3 मार्क्स का। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से 2 लाइनों में आंसर तो एक ही लाइन में आ जाएगा। सिंपल किनेटिक एनर्जी को इक्वेट करा, पोटेंशियल से आंसर आ गया। तो इसको अब 3 मार्क्स के हिसाब से लेंथी कैसे बनाना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो 3 मार्क्स के हिसाब से आपने पता क्या करना है? रोलिंग किनेटिक एनर्जी की ना साइड पे पहले डेरिवेशन कर देना और ये फॉर्मूला बना देना, फिर पुट करना। अगर 3 नंबर में आ जाए तो, अगर 1 मार्क्स में फिर तो ठीक है, फिर तो एक लाइन में आंसर अपन ने निकाल ही दिया। बुक में पता है क्या कर रहा है? एनसीईआरटी की बुक में इसको 3 मार्क्स के हिसाब से पूरा सोल्व कर रहा है। उस पूरे सोल्व में वो रोलिंग किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना रहा है पहले, फिर सोल्व कर रहा है। तो बना लेना आप भी, अगर 3 मार्क्स में आ जाए। अगर 1 मार्क्स में आ जाए फिर ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। हाँ जी, लिखे, देयर आर 2 inclined planes, there are 2 inclined planes one is gradual, one is gradual, other is steep, STEEP, steep. There are 2 inclined planes, one is gradual and other is steep, meeting at point O. Two solid spheres are placed on the top. Two solid spheres are placed on the top of each plane. ठीक है, are placed at the top on the each plane. They starts rolling down. उन्होंने रोल करना शुरू कर दिया। They starts rolling down.
पहला पार्ट, विच विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, विच विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी, इनमें से कह रहे हैं कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, विच विल हैव ग्रेटर वेलोसिटी। सेकंड पार्ट, विच स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, विच स्फीयर रीच द बॉटम फर्स्ट, इनमें से कौन सा स्फीयर बॉटम पे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक है स्टीप, एक है ग्रेजुअल। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल होता है एंगल कम हो, स्टीप होता है एंगल ज़्यादा हो, ये मतलब है। पहले तो मैंने θ2 ज़्यादा है, ग्रेजुअल का मतलब एंगल कम, स्टीप का मतलब एंगल ज़्यादा। हमारे ना घर में जो रैंप बना होता है, जिस रैंप के ऊपर से आप गाड़ी चढ़ाते हैं, उस गाड़ी का आप क्या रखते हैं, कम एंगल कम रखते हैं कि ज़्यादा रखते हैं, उसका स्लोप कम रखते हैं ताकि गाड़ी आसानी से चली जाए। अगर वो स्टीप होता है ना, फिर गाड़ी लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, तो अपने पास दो इंक्लाइंड प्लेन हो गए, इन दोनों की हाइट सेम है बिकॉज दे आर मीटिंग एट सेम पॉइंट ओ, हाइट सेम है दोनों की। इन दोनों प्लेन में से हमने यहाँ से भी सॉलिड स्फीयर को रिलीज़ किया, इधर से भी सॉलिड स्फीयर को रिलीज़ किया, वी रिलीज टू सॉलिड स्फीयर्स। अब आपका क्वेश्चन है कि बॉटम पे कौन ज़्यादा स्पीड से पहुँचेगा। देखते हैं पहले इन स्फीयर्स में कौन सी एनर्जी स्टोर है, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, रोलिंग किनेटिक एनर्जी। उस रोलिंग किनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, जनरल केस कर लो एक। और एक बात बताना, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग किनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला लगाएंगे दोनों का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, रोलिंग किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² ब्रैकेट 1 + k² r²। आपको बॉडी की शेप कौन सी गिवन है, सॉलिड स्फीयर गिवन है। सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। इसका मतलब जो k² होगा वो कितना होगा, 2/5 होगा। करें सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा GH = हाफ v² ब्रैकेट 1 + 2/5। तो GH = हाफ इंटू v², ये हो जाएगा 7/5। तो v² की वैल्यू हो जाएगी 10/7, 10/7 GH। v की वैल्यू हो जाएगी √10/7 GH। ये वेलोसिटी आ गई। अब मुझे ये बताओ, ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं कर रही, थीटा पे। किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे। क्या दोनों प्लेन्स की हाइट सेम है, यस हाइट सेम है। इसका मतलब दोनों केस में जो स्फीयर्स है वो सेम स्पीड से पहुंचेंगे, इसमें एंगल का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कर दी, ये आपके सामने है। हाँ जी, तो आंसर क्या लिखना है, ग्रेटर से कोई भी नहीं पहुंचेगा। बोथ विल रीच विद सेम वेलोसिटी। अभी थोड़ा पहले वाली बात नहीं कर रहा मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ अभी। पहले वाला तो अभी टाइम बताऊंगा ना मैं, कौन सा टाइम, वो तो टाइम से पता चलता है। अभी आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी दोनों की सेम होएगी, पहले और बाद में का मतलब है टाइम। टाइम निकालना अपन ने, अभी सेकंड पार्ट यही लिखवाया है, कौन पहले पहुँचेगा। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट ध्यान से समझना। सेकंड पार्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला सदाबहार फॉर्मूला है, हर एक में लगता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगे। v = u + at, पुराना फॉर्मूला है ये। पहले तो a निकालो, a निकालना पड़ेगा आपको। हाँ जी, a का क्या फॉर्मूला होता है, g sin θ / 1 + k² r²। निकालना a कितना आता है, 5/7 g sin θ / 1 + 2/5 ना,
तो ये सोल्व करके 5/7 आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गई, जो बॉडी रोल कर रही है, बड़ी एक्सेलरेशन 5/7 g sin थीटा। यहाँ वैल्यू पुट करो। एक बात बताना, तो बाद में पुट करेंगे वैल्यू। इधर देखना, v u कितने है, बड़ी एक्सेलरेशन 5/7 g sin थीटा इंटू टी। तो v की वैल्यू आपके पास ये बन गई, ठीक है। क्या v डिफरेंट है कि सेम है? v सेम है, वैल्यू पुट करनी है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। √10/7 gh अपॉन 5/7 g sin थीटा इक्वल टू वट, t। टाइम बताना ना मुझे, मैंने टाइम की वैल्यू निकाली, पहले समझ लो, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, v की वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ले गए। अब 2 मिनट चेक करना, क्या दोनों प्लेन्स में h सेम है? h सेम है, g सेम है, हाँ जी। 10/7 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह सेम ही होगा। 5/7 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है। दोनों प्लेन्स में क्या क्या अलग है? थीटा। तो मैं ये लिख दूं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। बाकी सब कुछ सेम है दोनों प्लेन्स में, सिर्फ थीटा का फ़र्क है। तो मैंने लिख दिया फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा। वैसे तो देखने से पता चल रहा है ये, लेकिन हमें कैलकुलेट करके बताना था। तो लिख लो मोर द वैल्यू ऑफ थीटा मोर द एंगल लेसर द टाइम। थीटा 2 ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यहाँ से पता चल गया। मोर द एंगल लेसर द टाइम। तो जो सेकंड केस वाला सफ़ेद है ना, ये वाला थीटा 2 एंगल वाला जल्दी पहुंच जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर अपने नोट्स आप चेक करोगे, वर्क पावर एनर्जी में भी करा अपन ने। उसमें वो सर बॉडी क्या करती थी? स्लाइड। इसमें बस क्या कर रही है? रोल। तो यहाँ पे इसके साथ ही ऐड कर लो, सेम क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में भी है। पता है क्यों? हम ना फाइनल पेपर के हिसाब से चल रहे हैं। फाइनल पेपर में आपको हर चीज़ की समरी पता होनी चाहिए। तो सेम क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी में भी आपको लिखवाया है, एनसीईआरटी का सेम है, बस बॉडी स्लिप करती है। बुक पढ़ाना 2 मिनट। चले भी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं। हाँ जी, लिखेंगे अ सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड सिलेंडर rolls up, solid cylinder rolls up the inclined plane of angle 30 degree, rolls up the inclined plane of angle 30 degree at the bottom of the plane, at the bottom of the plane cylinder having speed 5 meter per second, at the bottom of the plane cylinder having speed, कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम से सिलेंडर भेजा। अब पहला पार्ट है हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप, सिलेंडर कितना ऊपर तक जाएगा। हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप। और सेकंड पार्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न बैक टू बॉटम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न बैक टू बॉटम, बॉटम पे वापस आने में वो कितना टाइम लगाएगा, जाने के बाद वापस आने में कितना टाइम लगाएगा। वापसी का टाइम पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट सारे कॉमन से कॉन्सेप्ट है। इंक्लाइंड प्लेन बनाओ, पहले आप बनाइए इंक्लाइंड प्लेन, ड्रा करो, बनाओ डायग्राम, देखो कॉन्सेप्ट सोचो,
क्या लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन बनाया, एंगल दिया 30 डिग्री, ठीक है। आगे पढ़ो, बिना डायग्राम के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होना। आगे पढ़ेंगे, बॉटम पे क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है ना, कुछ लिखा तो नहीं कौन सा सिलेंडर है, नहीं लिखा तो आप बाय डिफॉल्ट बांधते हैं सॉलिड सिलेंडर है। अगर लिखा है तो ठीक है, अगर ना लिखा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या मानना है, सॉलिड मानना है। ये सिलेंडर जो है ना, इसकी जो स्पीड है वो आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। इसके बॉटम पे, इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे सिलेंडर की स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड। और ये सिलेंडर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। रोल करता हुआ इंक्लाइंड प्लेन तक चला जाएगा ऊपर, ठीक है। हमें ये बताना है कि यहाँ से अगर ये जाना शुरू हुआ है तो ए से बी कितना होगा, कहाँ तक जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सोचो, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। अब रोलिंग किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में अपने को हाइट चाहिए ना, तो पहले आप हाइट निकाल लोगे, एच निकाल लोगे, तो उसके बाद आप ए बी निकाल लेंगे, वो अपने को तरीका पता है। पहले एच निकालो, हाइट निकालो। सिलेंडर के अंदर कौन सी एनर्जी है, अभी रोलिंग किनेटिक एनर्जी है। रोलिंग किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। यही कॉन्सेप्ट है। अब रोलिंग किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 + k² r²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। सारा कुछ सिंप्लीफाई करो, h आ जाएगा। हाफ m से m कैंसिल हो जाएगा, हाफ वेलोसिटी है 5 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 + कौन सा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के लिए k² होता है 1/2, g की वैल्यू 10 लगा दो इंटू h। करना बच्चे, कैलकुलेशन करना कितना h आता है। हाँ जी बड़ी h 15/, चलो देखते हैं किसका ठीक है। हाफ 25 इंटू 1 + 1/2 हो गया 3/2, 10h। ये 2, ये 5, 3 × 5 15, 2 × 2 4 = 2h। तो h की वैल्यू आती है 15/8 मीटर। फिजिक्स में कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे चलेंगे। h आ गया, लेकिन h नहीं पूछ रहा आपसे, h पूछा ही नहीं। आपसे क्या पूछा गया, कितना ऊपर तक जाएगा, ए बी पूछा है, h नहीं पूछा। बाई चांस उन्होंने हमें एंगल भी दिया हुआ है, तो मुझे थोड़ा और मैथ आता है। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उससे फिर आपका ए बी आ जाएगा। h पता आपको, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा है आपके पास 30 डिग्री, बी सी की वैल्यू h है, ए बी मुझे बताना है, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2 = h/AB। इससे भी तुम्हारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h आ जाएगी। सिंपल है, कुछ नहीं कर रहा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2। ये तो एंगल याद होने चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि ये चीज़ आपको आती है। अगर कोई इंग्लिश का टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसको मान के चलता है कि आपको ABCD के सारे 26 अल्फ़ाबेट पता है। वैसे फिजिक्स में हम मान के चलते हैं कि ये एंगल बच्चों को आते हैं। h की वैल्यू कितनी है, 15/8। तो सोल्व करके 15/4 मीटर आ जाएगा AB, ठीक है। ठीक है ना। तो बॉटम से अगर आप कोई सॉलिड स्फीयर भेजते हैं ना, तो कितनी हाइट तक जाता है, कितना ऊपर जाएगा, 15/4 तक जाएगा। पहली बात होगी ख़त्म। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद कितने टाइम में वापस उतरेगा, उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। पोटेंशियल
the kinetic rolling में टाइम निकालना है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी में टाइम नहीं आता, एनर्जी कंजर्वेशन में टाइम नहीं आता, उसमें तो वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं, हाइट निकाल, टाइम पूछा गया आपसे। टाइम के लिए तो आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी। आपने मुझे बोला v = u + at लगा दो, लेकिन मेरे को v तो पता नहीं, v तो पता नहीं, बॉडी की वापसी वाला टाइम निकालना है, तो v मुझे नहीं पता, तो फॉर्मूला पता कौन सा लगाओ, s = ut + ½ at² वाला, ठीक। v5 नहीं लेंगे ना, ये जाने का है, वापसी का टाइम पूछ रहा है। अब वापसी पे यहाँ पे स्पीड तो बॉडी की 0 है, ठीक है, नहीं एक एंड का 0 ले लेता है, ये जरूरी कोई है कि 5 से जा रहा तो 5 से वापस आएगी, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन है, सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन है, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो सेकंड पार्ट के लिए ये अपना इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये बॉडी ने वापस आना है, कितने टाइम में वापस आना है ये आपको बताना है। रुक जाओ 2 मिनट, यही है ना क्वेश्चन का वाला पार्ट। तो बॉडी कब तक ऊपर जाती है, जब तक उसकी वेलोसिटी क्या नहीं होती, 0 नहीं होती। तो यहाँ पे u मैं लिख दूँ 0, ठीक है, u 0 लिख दिया। b से a का डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूँ 15/4, तो मेरे को s पता है, डिस्टेंस पता है कितना चलना है बॉडी ने, 15/4 चलना है। एक्सेलरेशन निकालना, रोलिंग एक्सेलरेशन निकालो, g sin θ अपॉन 1 + k²/r²। सॉलिड क्या है, सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर के लिए k²/r² कितना होता है, 1/2 होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2/3। चेक करके देख लो, 2 मिनट, ये आ गया, 2 मिनट रुक जाओ, वैल्यू नहीं पुट करेंगे अभी, अब ये आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गई कि नहीं आई, आ गई एक्सेलरेशन। अब थीटा की वैल्यू आप कितने कह रहे हो, 30 डिग्री कह रहे हो, तो ये हो गया sin 30। sin 30 कितना होता है, 1/2। तो कटिंग करके एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। तुम कहते हो हमने 1/3 की जगह 10/3 लिखना, चलो कोई बात नहीं, 10/3 लिख दो, वो कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गई 10/3। कभी भी न्यूमेरिकल करते हुए ना अभी शॉर्टकट नहीं बनाने, अभी अपनी इतनी स्पीड नहीं बनी, हमें हर स्टेप लिखना है। अभी जल्दी जल्दी करेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी +2 में आपको शॉर्टकट तरीके और बताएंगे, अभी हमें थोड़ा सा स्लो पैटर्न में चलना है, तेज़ नहीं चलना। तो डिस्टेंस s का फॉर्मूला क्या होता है अभी, ut + ½ at²। बॉडी b से a आ रही है, b से डिस्टेंस आपको पता है 15/4 है, u कितना है, 0 है, टाइम कितना है, t है, एक्सेलरेशन कितनी है, 10/3 है, टाइम कितना है, t है, यही है। तो आपका बन जाएगा 15/4 = 10/6 × t²। ये कटिंग करके ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये 3, ये 2, तो t² की वैल्यू आ जाती है 9/4। तो व्हेन बी सिंप्लीफाइड t की वैल्यू आ जाएगी 3/2 सेकेंड्स। तो 3/2 सेकेंड में जो बॉडी है ना वो ऊपर से नीचे वापस आ जाएगी। कितने टाइम में वापस आ जाएगी, 3/2 सेकेंड में वापस आ जाएगी। अब चेक कर लो, 3/2 सेकेंड में वापस आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है अपना, लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन, लिखेंगे कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। लिखो भी, ट्रू फॉल्स बताने हैं, ट्रू फॉल्स है पहला क्वेश्चन। लिखो, ड्यूरिंग रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट in the direction of motion of center of mass. During rolling, friction act in the direction of motion of center of mass. हाँ जी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी कह लो। क्या जिस तरह बॉडी जा रही है क्या उस तरफ लगता है फ्रिक्शन? ध्यान से समझना, 2 मिनट रुक जाओ। ये बॉडी है, बॉडी ने रोल करना है। अगर बॉडी आगे जा रही है देखो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन अगर एक ध्यान से बात सुनना, मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई है, बॉडी ने क्या करना है, रोल करना है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। पीछे लगने के कारण इसकी जो टॉर्क है वो कैसे लगेगी, क्लॉकवाइज, और वो इसको आगे लेके जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे कब लगेगा अभी,
जब बॉडी पे क्या नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। अब अगर मैंने बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दी F, तो ये F बॉडी को कैसे घुमा रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, ताकि इसने इसके मोशन को क्या करना है, अपोज करना है और घुमाने को अपोज करना है। ये फोर्स बॉडी को घुमा रही है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा के बॉडी आगे जा रही है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, पीछे की मतलब आगे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन मोशन की तरफ लग भी सकता है, मोशन की तरफ नहीं भी लग सकता। मोशन की तरफ कब लगता है, बोलो, जब हम क्या लगाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाए। मोशन के ऑपोजिट कब लगता है, जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अब बात को भी ध्यान से सुनते रहना, आंसर तो आ गया फॉल्स। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी कि हमेशा आगे की तरफ नहीं लगता, पीछे की तरफ भी लगता है और आगे की तरफ भी लगता है, दोनों तरफ लगता है। डिपेंड करता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। अब इसी चीज़ पे ना बात समझ लग गई है। इसी चीज़ पे